जेएनयू में एक बार फिर से देश विरोधी नारे लगे हैं। आखिरकार ये कौन हैं जो इस तरीके से बीच बीच में देश विरोधी नारे लगाते हैं। एक वक्त वो था जब जेएनयू के कैंपस में ही ये नारे लगाए गए थे। उस वक्त तमाम कई ऐसे नाम थे जो चर्चाओं का विषय बने थे। उन्हीं में एक नाम था कन्हैया कुमार का, जो आज राजनीति के अंदर है। लेकिन जेएनयू के अंदर जो नारे आज लगाए गए, आखिरकार वो कौन है? कौन है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? आखिरकार वो टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं? आखिरकार जेएनयू के कैंपस में ये देश विरोधी नारे लगाने का मतलब क्या है? दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि ये जो मामला है ये लगातार तूल पकड़ रहा है। इस पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए, जो कि हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 5 जनवरी की रात जेएनयू कैंपस में छात्रों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे ए नाइट ऑफ रेसिडेंस विद गोरिल्ला ढाबा नाम दिया था। यह आयोजन 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में हुए नकाबपोश हमलावरों के हिंसक हमले की बरसी के मौके पर रखा गया था। जेएनयू छात्र संघ ने इसके लिए पोस्टर जारी कर छात्रों से रात 9 बजे साबरमती हॉस्टल के बाहर जुटने की अपील की थी। शुरुआत में इस कार्यक्रम में करीब 30 से 35 छात्र शामिल हुए और कार्यक्रम का उद्देश्य केवल 2020 की हिंसा की बरसी को याद करना बताया गया। हालांकि जेएनयू प्रशासन का कहना है कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद कार्यक्रम का स्वर बदल गया और कुछ छात्रों ने कथित तौर पर आपत्तिजनक व उकसाने वाले नारे लगाए। ये मामला वो है जो कि हमने अपने दर्शकों को बताया और अभी हाल ही में कोर्ट से झटका इन तमाम जो लोग हैं इनको लगा है। और ये जो नारे लगाए गए हैं, इस नारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्या एक बार फिर से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही है? क्या एक बार फिर से देश को बांटने का काम किया जा रहा है? और क्या एक बार फिर से जेएनयू कैंपस के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से उभर रही है? इसी मुद्दे पर हम आगे और बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे कुछ सहयोगी हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीपक भाई, जेएनयू कैंपस में ये जो नारे लगाए गए हैं, क्या ये नारे वो हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं? क्योंकि एक वक्त वो था जब जेएनयू कैंपस के अंदर नारे लगाए गए थे और तमाम ये जो भी लोग जिनका मैंने नाम लिया, चाहे कन्हैया कुमार हो या शर्जील इमाम जैसे लोग, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से देश के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, क्या देश के लिए ये बड़ा खतरा यहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त यही कहा जा सकता है कि कन्हैया कुमार पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे और आज कहीं भी वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो जो उनके खिलाफ विपक्ष होता है, पक्ष होता है, वो यही कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गई। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या देश का भला करेंगे जो टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। तो ऐसे में कन्हैया कुमार आज भी फंसे रहते हैं और अब जिन कह सकते हैं लोगों का नाम इस मामले में सामने आया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पूरे देश की नजर बनी है। अगर आपको ये जो आक्रोश जताना था, जैसा कि प्रशासन की तरफ से कहा गया और जैसा इन लोगों की तरफ से भी कहा गया कि वो सिर्फ अपना आक्रोश जता रहे थे और कुछ पार्टियां उनको डिफेंड भी कर रही हैं, तो आक्रोश जताने में आप देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का नाम लेकर कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मिंदा और क्या करने वाला कृत्य हो सकता है आपके द्वारा। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के खिलाफ शब्दों का चयन भी सही तरीके से होना चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन तो सामने जो नेता प्रतिपक्ष बैठते, राहुल गांधी या कोई और भी नहीं करता होगा। आप अपना आक्रोश जताइए, आक्रोश जताने के लिए खुला मंच है। आप गली चौराहे जाइए या आप अपने कह सकते हैं कॉलेज कैंपस में ही आक्रोश जताइए, लेकिन शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। और इसी वजह से अब जो कार्रवाई भी हो रही है, जरा यहाँ देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया कि प्रशासन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है।
यूनिवर्सिटी इनोवेशन और नए विचारों के केंद्र होते हैं और उन्हें नफरत की प्रयोगशालाओं में बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी एक मौलिक अधिकार है। इसमें आगे कहा गया कि किसी भी तरीके की हिंसा, गैर कानूनी व्यवहार या देश विरोधी गतिविधि को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना में शामिल छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तुरंत सस्पेंशन, निष्कासन और यूनिवर्सिटी से स्थायी रूप से बाहर निकालना भी शामिल है। ये तो सिर्फ जो है कैंपस की तरफ से कार्रवाई है। अभी इस मामले में जो है एफआईआर वगैरह भी दर्ज होंगी, पुलिस तक ये मामला जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनके खिलाफ नारे लगे और दिल्ली में इस समय बीजेपी की सरकार है, पुलिस बल उनके पास है, तो कार्रवाई तो ठोस और भी हो सकती है। उमर खालिद और शर्जिल की बात आती है तो आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट के फैसले से लगातार उन्हें कैसे बड़े झटके लग रहे हैं। कन्हैया कुमार की बात करें तो जहां कहीं भी चुनाव लड़ने जा रहे, पहले बिहार की बेगूसराय सीट से लड़े, 4 लाख वोटों से हारे, दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ लड़े, 1.5 लाख वोटों से हारे। तो हाल आप खुद ही देख सकते हैं। जी, हाल आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर कोई कन्हैया कुमार नहीं हो सकता, हर किसी को राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। लेकिन जिस तरीके से ये जो नारे लगाए गए हैं, क्या ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं? हालांकि जिन लोगों का नाम इसमें सामने आया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो बात है वो कही जा रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का। वो ये कह रहे हैं कि ये जो काम किया है ये बीजेपी और आरएसएस ने काम किया है ताकि माहौल बना सके, क्योंकि इन दिनों हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान जैसे जो मुद्दे हैं वो लगातार चर्चाओं का विषय। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इस पर छात्रों की भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। राजनीतिक पार्टी के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है। क्या कह रहे हैं छात्रों की तरफ से प्रतिक्रिया, ये देखिए। कल जिस तरह की जो वीडियो सामने आया है, जो वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका, कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए। 2016 में या उससे पहले जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो अफजल गुरु को फांसी दी जाने के बाद में वो लोग यहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस भारतीय न्यायपालिका जिसने उसको सजा दी, उस न्यायपालिका के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद और शार्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और कल कोर्ट ने भी कहा, हम तो स्वागत करते हैं उस निर्णय का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने 6वीं बार बेल प्ली फाइल की, तो उसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया 1 साल के लिए उनको रोक भी दिया कि अब आप नहीं लगा सकते, और प्रथम दृष्टया आप आरोपी बनते हैं तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका जो काम कर रही है, भारतीय संविधान जिस तरह काम कर रहा है, भारतीय कानून जिस तरह काम कर रहा है, उस पर इनको विश्वास नहीं है, इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें जिस तरह से एक कोर्ट के डिसीजन आने से पहले दबाव बना रही थी, एक मोरल दबाव बना रही थी, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो आरोपी है देशद्रोह में उनको सजा मिलेगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस बार सदस्यता लगभग 70 लाख हुई है। उनका वो कार्यकर्ता जो देश के निर्माण में वास्तव में लगे हुए हैं, वो विद्यार्थी जो लगे हुए हैं, आरएसएस जो पूरे समय देश की आपदा में खड़ा रहता है, उनकी कब्र खोदने की ये लोग बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जो देश ने चुना हुआ है, देश के नागरिकों का प्रधानमंत्री, उनकी कब्र यहाँ खोदने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। अगर इस देश में मानयोग सुप्रीम कोर्ट की बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या? इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था इस सुबह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी का बयान। इनको उत्साह मिलता है ऐसे कामों से। संजय सिंह ने आज कहा था, 2 झूठ बोलते हैं। मैं जी सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं तो फिर अगली लाइन क्यों बोलते हो? पर इनको जेल में रखना नहीं चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। मतलब दिल्ली के अंदर बेकसूर लोगों को, दंगे में मारने वालों को, दंगाई करके मारने वाले लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। ऐसा आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। और यही स्टैंड 40 साल तक कांग्रेस का रहा है 1984 के कत्लेआम के लिए। इससे पता चलता है कि ये पार्टियां कितनी गंदी राजनीति करती हैं। इन लोगों को, ये शाजिल जितने लोग हैं, ये साजिश के पीछे, इनके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा ही दिखाई देती है दंगाइयों के पीछे। ये एक सोचने वाली बात। कल एबीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना
आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीपी आरएसएस की कबर खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कबर खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कबर खोदने की बात कर रहे हैं? और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है वो सॉवरेन है, वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है, और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है। और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं, उस निर्णय का, सर्वोच्च न्यायालय का। उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की भारत में कोई जगह नहीं है, उनकी सिर्फ जेल जगह है। और ये वही सेपरेटिस्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं कि हम जैसे 50 लोग हो जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकते हैं। उनकी कोई भारत के देश में रहने की जगह नहीं है, उनकी सिर्फ एक जगह है, जेल। चैट नहीं है बस वाले में। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये भी देख। बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये लोग जो कार्य कर रहे हैं उन पे नकेल करने का काम टाइम आ गया है। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन वो लोग अब चिन्हित हो जाने चाहिए कि जो जेएनयू को बदनाम करने के रहने के, मतलब स्टूडेंट के नाम पर जेएनयू को जो बदनाम कर रहे हैं उन पे अब नकेल कसने का, और ये देश विरोधी जो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग है, विपक्ष के लोगों को भी अब देखना चाहिए कि वो लोग किसके साथ खड़े हैं। जब वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो देश विरोधी ताकतें वो भी उनको भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका, इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। पिछले 11 साल के अंदर जगह जगह पर खबरें आती, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 11 साल से पहले ऐसे कभी क्यों नहीं नारे लगे? आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे? ये वही काम है जो हिटलर किया करता था, अपने लोगों को भेज के
इस तरीके की हरकतें करता था। इसके पीछे निश्चित तौर से आरएसएस और बीजेपी के लोगों का हाथ है, वरना आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप उन्हें गिरफ्तार करते, पता चल जाता कौन लोग हैं। सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये काम करती है। वो ऐसे कामों के अंदर एक्सपर्ट हैं। दिल्ली के अंदर कुछ भी गैर कानूनी होगा उसके लिए अमित शाह जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दिल्ली सीधा उनके अंडर में है। ये देखा आपने। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का ये कहना कि ये बीजेपी और आरएसएस का काम है। क्या ये बीजेपी और आरएसएस ने किया है, या फिर देश को बांटने की एक बड़ी साजिश फिर से रची जा रही है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि हमारे सहयोगी दीपक जो हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने विस्तार से बताया है। तो क्या आने वाले वक्त में जो है दिल्ली के अंदर कुछ बड़ा होने की आशंका, क्योंकि ऐसे तमाम सवाल हैं जो यहां पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिन लोगों को पकड़ा जाएगा, जो आरोपी हैं, जब उनसे पूछताछ होगी तो नारे लगाने का मकसद क्या है और क्या वाकई दिल्ली के अंदर कुछ बड़ा करने की उनकी तैयारी थी। ये तमाम वो राज आने वाले वक्त में खोलेंगे। इस पर जो भी बड़ा अपडेट होगा अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।